उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि जो समाज है वो हमसे ज़्यादा जानता है, समाज में मतलब हमसे ज़्यादा जानने वाले लोग हैं, लेकिन जो ज़्यादा वो जानते हैं, ज़्यादा जानकारी उनके पास है, बड़े विद्वान हैं किसी विषय पर आपको और बहुत एक्सपर्ट व्यू दे सकते हैं, कोई नया व्यू पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन उनको अपनी बात को रखना नहीं आता, वो स्किल उनके पास नहीं है, वो स्किल हमारे पास है। तो दोनों का काम एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकता। पत्रकारों का काम अपने समाज के बगैर नहीं चल सकता, समाज का काम पत्रकारों के बगैर नहीं चल सकता। इसलिए आपको वो स्किल तो हासिल करना ही चाहिए। फिर आपको ही क्यों मानेगा कोई, आपको ही क्यों सुनेगा, आपको ही क्यों पढ़ेगा, आपको ही क्यों देखेगा कोई। जैसे मैंने कहा कि लोग कहीं और देख रहे हैं, कहीं और बिजी हैं सारे के सारे लोग, तो इसलिए देखेगा कि जब उनको लगेगा कि भाई आप उनको वो दे रहे हैं जो उनको नहीं मालूम है, और आप एक ऐसे तरीके से दे रहे हैं जिसको मैं स्किल कहता हूँ। वैसा तरीका मतलब क्या है, आप कॉपी कैसे लिखते हैं, आप शीर्षक कैसे लगाते हैं, आप लेआउट कैसे बनाते हैं, आप किसी प्रोग्राम को, टीवी प्रोग्राम को कितना सुंदर बनाते हैं, कितना परफेक्ट बनाते हैं, ये स्किल है। हमारा स्किल, हम लोग कहते हैं कि ये जो अखबार है या पत्रिकाएं हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जीती जागती चीजें हैं। जैसे हमारा हृदय धड़कता है वैसे ही ये धड़कते हैं, क्योंकि ये जैसे ही हाथ में पाठक के या दर्शक के सामने टीवी स्क्रीन खुलता है उससे तुरंत वो जुड़ जाते हैं, इसलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और किसी भी जिंदा चीज के साथ में आपको वैसे ही व्यवहार करना पड़ता है। तो आप भरोसेमंद होंगे तो लोग आपके पास आएंगे और आपको वो चीजें बताएंगे ताकि आप दूसरों को बता सकें। अगर आप पे लोग भरोसा ही नहीं करते तो आपके पास कोई नहीं आने वाला, ये मान कर चलिए। तो एक बदलाव का बड़ा दौर चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक ऐसे मोड़ पर आप लोग खड़े हैं जिसको आप ही बदल सकते हैं। और इसके लिए क्या हो सकता है कि आप पूरी पत्रकारिता को, यानी आपका मतलब पूरी युवा पीढ़ी जो आज पत्रकारिता पढ़ रही है या पत्रकारिता में काम कर रही है, वो पूरे पत्रकारिता के क्षेत्र को रीडिफाइन कर दे। लेकिन उसके लिए लोग री इन्वेंट खुद को कर रहे हैं, मतलब अपने आप को पहचानना दुनिया में। अब आपने मतलब डाटा जर्नलिज्म का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा। डाटा जर्नलिज्म इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के आगे की चीज है। डाटा जर्नलिज्म पर अमेरिका में एक 25 साल के युवा को अभी 5 साल पहले पुलित्जर अवार्ड मिल चुका है। वो एक पोर्टल चलाता था और उसका सिर्फ एक ही काम था, उसका काम ये था कि वॉशिंगटन में अमेरिकन सरकार जिन नीतियों की घोषणा करती थी उनकी वो पड़ताल करता था, उनकी तह तक जाता था और ये पता लगाता था कि भाई इसमें से कितना धरती पर आया, कितना अमल हुआ, उसका कितना लाभ हुआ। ये डाटा जर्नलिज्म है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से आगे की चीज़ है। यूरोप में हमें वहाँ के पत्रकारों ने एक डाटा जर्नलिज्म एसोसिएशन बना लिया। आप लोग अगर अंग्रेजी के अखबार देखते होंगे, देखना चाहिए, अगर नहीं देखते तो आदत बनाइए, रोज एक अंग्रेजी का अखबार, चाहे काला अक्षर भैंस बराबर लगे, लेकिन देखूंगा, पढ़ूंगा। देखिए अंग्रेजी को डरिए मत, ये क्या चीज है, अंग्रेजों ने राज किया तो अंग्रेजी भी राज करेगी क्या हम पर, उसको गुलाम बनाइए अपना। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं उसकी सवारी देखो। शेर अंग्रेजी में कहते हैं कि ही हु राइड्स ए टाइगर कैन नेवर डिसमाउंट, यानी जो अंग्रेज शेर की सवारी करता है वो कभी नीचे नहीं उतर सकता, क्योंकि शेर उतरते ही खा जाएगा। तो शेर की सवारी करिए ना, दौड़ाइए उसको रस्सी बांध के। तो अंग्रेजी के अखबार को जरूर पढ़िए आप लोग, और सिर्फ अंग्रेजी के अखबार को ना पढ़िए, बल्कि आप जो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं और गुड मॉर्निंग और फुल पत्ती लोगों को भेजते रहते हैं, वो मत करिए। उसकी बजाय कुछ काम की चीज ढूंढिए। देखिए ये जो इंटरनेट का जो विश्व है ये इतना ओपन है कि जो दुनिया में पुस्तकें प्रतिबंधित हैं, दुनिया में जो कुछ प्रतिबंधित है, अगर आप ठीक से सर्च करेंगे तो वो आपको इंटरनेट पे मिल जाए। आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नई नई पुस्तकें अभी छपी नहीं कि पता नहीं लोग उसको तुरंत और अपलोड कर देते हैं, और आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके और अपने पेन ड्राइव में या कहीं सुरक्षित रख सकते हैं। उसको उपयोग में लाइए अपने अपने उद्धार के लिए, अपने उत्थान के लिए। ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। ये मैं नहीं कहता कि आप फेसबुक मत करिए,
हेलो हाय मत करिए, व्हाट्सएप पे मजेदार कोई पोस्ट नहीं लगाए, वो भी करिए, वो पार्ट ऑफ द लाइफ है, उसको भी एंजॉय करना चाहिए, लेकिन वही नहीं करना चाहिए। देखिए हम सब लोग पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप में से अनेक लोग जाने वाले हैं, और इसलिए अपने आप को कैसे आप अपडेट करते रह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। आप ये मत समझिए कि आप अभी जब जाएंगे किसी समाचार पत्र में, चैनल में, किसी डिजिटल और प्लेटफॉर्म पर या अलग अलग संस्थाओं में, तो आपको बहुत छोटा काम मिलेगा। जब मैंने अखबार में 1972 के अंत में अखबार ज्वाइन किया था और मेरा पहला दिन था, तो जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे एक प्रेस नोट बनाने को दी। उन दिनों डाक से आया करती थी, भोपाल से कांग्रेस अध्यक्ष की और स्वतंत्रता दिवस पर बधाई वाली वो प्रेस नोट थी, वो उन्होंने मुझे बनाने को दी, और उन्होंने कहा कि एक स्टिक की खबर बनाओ। मुझे तो एक स्टिक समझ में नहीं आया, क्योंकि उन दिनों हैंड कंपोजिंग होती थी। स्टिक का मतलब जो फोरमैन होता था उसके इतने, इन उंगलियों में इतना जो मैटर हुआ है, उसका जो फॉन्ट्स है, इतना पकड़ में आ जाए, ये स्टिक है, जिसको आप अभी एक पैरा, जिसको आप छोटा वाला पैरा होता है, वो स्टिक, एक स्टिक का बनाओ। पहले मुझे बहुत देर समझ में नहीं आया, फिर मैंने बाथरूम जाने के बहाने और फोरमैन को पूछा ये एक स्टिक क्या होता है, उसने कहा इतना बड़ा, इतना, बस इससे बड़ा नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने बनाया, और मैं अपने आप को बड़ा अच्छा लेखक समझता था, क्योंकि अखबारों में मेरे लेख छपते थे और लोग पढ़ के उसको मेरी तारीफ करते थे। तो मुझे लगा कि अरे मैं तो लिख सकता हूँ, और जब मैंने लिखा तो उन्होंने यूँ बगैर ऐसे देखा और ऐसे गोला बना के फेंक दिया। न्यूज़ प्रिंट उन दिनों लिखने के लिए मिलता था, 40 गोले ऐसे बना के नीचे फेंके, और मैं भी जिद्दी था, और अभी भी हूँ, तो मैं भी लगा रहा, मैंने कहा फेंकते रहिए आप, मैं भी देखता हूँ कि कितनी बार फेंकोगे। फाइनली वो थक गए और उन्होंने खुद लिखी, और जो उन्होंने लिखी मैं तुरंत जान गया 2 लाइन देख के कि ये बेस्ट है, ये मैंने नहीं लिखी। न्यूज़ राइटिंग इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और जो शीर्षक उन्होंने उसका लगाया, अद्भुत अद्भुत शीर्षक। एक सिंपल प्रेस नोट, स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी कैसे रुचिपूर्ण और पढ़ने लायक बनाई जा सकती है, ये जो स्किल है, ये सिर्फ पत्रकार के पास, ये किसी के पास नहीं, ये सिर्फ हम कर सकते हैं। जिनको नहीं है उसको पाना चाहिए। तो कॉपी लिखते आनी चाहिए, और देखिए बेसिक जो फंडामेंटल सब जर्नलिज्म है वो नहीं बदलने वाले, चाहे टेक्नोलॉजी कहीं ले जाए आपको, लेकिन कॉपी तो लिखनी पड़ेगी भाई। 150 वर्ड में आपको वेब के लिए लिखना ही पड़ता है, उसका एक हेडलाइन लगाना ही पड़ेगा। वेब का पेज है तो उसका लेआउट करना ही पड़ेगा, आपको फोटो की एडिटिंग करनी ही पड़ेगी। तो जो बेसिक काम है वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी मीडियम में चले जाओ, टीवी में चले जाइए, टीवी में कॉपी तो लिखनी पड़ती है ना संवाददाता को। कई संवाददाता जो टीवी में काम करते हैं, मैं अनेकों को जानता हूँ क्योंकि उनके एडिटर मेरे दोस्त हैं, वो बताते हैं अरे ये बड़ा और बड़ा नाम है इसका, लेकिन ये 2 लाइनें नहीं लिख सकता, इसकी लाइनें हम लिखते हैं, और लिखते हैं मतलब लिख के फोन पे बताते हैं, फिर वो बोलने लगता है। तो कॉपी लिखना नहीं आया तो नहीं चलेगा, जीवन नहीं चलेगा, कॉपी लिखते आना चाहिए। और जो लोग हिंदी के पत्रकारिता में जा रहे हैं उनको अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट करते भी आना चाहिए। अगर आपको ट्रांसलेट, जैसे मैंने कहा कि डरिए मत उससे, अखबार पढ़िए, अंग्रेजी का एक अखबार पढ़िए, उसमें जो आपको सबसे इंटरेस्टेड पेज कौन सा है। अब तो अखबारों के साथ पुल आउट आते हैं रंगीन, अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड वाले खबरों में इंटरेस्ट है तो उसको पढ़िए। देखिए जो लोग, जिसको अपनी भाषा अच्छी करनी है, जिसको अपना लेखन अच्छा करना है, वोकेबुलरी शब्द भंडार जिसको बढ़ाना है, उसको अपनी रुचि का जो मिले पढ़ना चाहिए, कोई हर्जा नहीं है, बिल्कुल पढ़िए। शब्द तो हर जगह बिखरे हुए हैं, नए नए शब्द हैं। आप में से कोई जो लोग उपन्यास और ये सब पढ़ने के शौकीन हैं, प्रेमचंद को पढ़िए, इतने मुहावरे, इतनी लोकोक्तियां और इतनी सरल भाषा है उनकी, अब पढ़िए, आपको मजा आएगा। अब तो लोग पढ़ते ही नहीं, तो कम से कम अपने उस पर पढ़िए, स्मार्टफोन पर पढ़िए, आप उसमें गाना सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, उससे अच्छा उसको पढ़िए ना। जर्नलिज्म के स्टूडेंट को ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा, करिए उसको भी, लेकिन उसी को मत करिए, अपने काम की चीजें देखिए। देखिए हम लोग अभी भी, अब मैं नौकरी नहीं करता, मैं विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ, लेकिन अभी भी मैं अपने स्मार्टफोन पर मेरे काम की चीजें देखता हूँ, किसने क्या ब्लॉग लिखा हुआ है, किस पोर्टल ने क्या खबर लगाई हुई है,
तुरंत मैं उसको डाउनलोड करके रखता हूँ, शेयर करना है शेयर करता हूँ, ट्वीट करना है ट्वीट करता हूँ। ये एक अलग काम है। अगर आप स्मार्टफोन, आपका इंटरनेट वाला स्मार्टफोन है, अगर आपको अपने, अब जैसे आज कार्यक्रम हो रहा है, मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ कि कोई ट्वीट कर रहा है यहाँ से या कोई अपने फेसबुक पर लाइव कर रहा है, आप कर सकते थे। आपके यहाँ इंटरनेट चलता है ना, कोई लाइव कर सकता था कि हाँ यस, अपनी वॉल पे लगा सकता था। आपके यहाँ से निकले हुए लोग देखकर खुश होते हैं कि अरे हमारे इंस्टीट्यूट में काम हो रहा है। ये जो अपने को अद्यतन, अपडेटेड रखने का ये तरीका है, हम अभी भी करते हैं। मैं वहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन में गया तो मॉरिशस वालों ने कहा कि हमारे ट्विटर हैंडल पर हम लाइव चला रहे हैं, मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने इतने ट्वीट किए और रिकॉर्ड करके सीधे लाइव करता गया कि ज्यादातर लोगों को मेरे ट्वीट से जानकारी। अगर पत्रकार इसमें अलर्ट नहीं रहता, अपनी आंखें खुली नहीं रखता, अपने कान खुले नहीं रखता और खबर को नहीं पहचानता, हम सब लोगों को कहा जाता है कि आपका न्यूज़ सेंस अच्छा होना चाहिए। न्यूज़ सेंस होता क्या है भाई, ये क्या बला है? अगर आपको खबर दूर से नहीं दिख रही है तो आप, और ये धीरे धीरे आएगा, ये आपको पढ़ा देंगे आपके शिक्षक, लेकिन ये करते करते आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 जन्य जिसका मैं समूह संपादक था और लखनऊ से निकलता था, तो उन्होंने एक संस्मरण लिखा हुआ, उसमें लिखा कि मैं तो कानपुर डीएवी कॉलेज से सीधे बुला लिया गया संपादक के रूप में, यहीं पढ़ते थे, यहाँ से सीधे उनको संपादक बना दिया गया। मुझे न संपादकीय आती थी, न एडिटिंग, वो समाचार लिखना आता था, लेकिन हमने करते करते चीजें सीखी। तो ये चीजें करते करते आएंगी, इसको करना शुरू करिए। इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। देखिए जीवन में सफल, जैसा मैंने कहा कि पत्रकारिता का क्षेत्र सिर्फ बदल ही नहीं रहा है, वो उसका विस्तार भी हो रहा है, वो अनेक नए क्षेत्रों में वो चला जा रहा है। जैसे डाटा जर्नलिज्म है, वैसे मीडिया उद्यमी तैयार हो रहे हैं दुनिया भर में। अनेक लोग, मैं दिल्ली में कुछ लोगों को जानता हूँ, भोपाल में मेरे यहाँ के विद्यार्थी हैं, उन्होंने कोई एक पोर्टल चलाया और उस पोर्टल पर वो कोई उपयोगी जानकारी, समाज के किसी वर्ग के लिए उपयोगी जानकारी, अभी मैंने नहीं देखा है, मुझे बताया उन्होंने, तो वो देते हैं और उनके पोर्टल को 2 या 3 गूगल से ऐड मिलते हैं, उनको बराबर 30-35 हज़ार रुपये महीने की कमाई हो जाती है। दुनिया में अनेक लोग कर रहे हैं। अमर उजाला में एक सीनियर सब एडिटर दिल्ली में काम करते हैं, एक दिन वो मेरे से मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि जितना अमर उजाला से मुझे तनख्वाह मिलती है उतनी लगभग मैं और अपने ब्लॉग स्पॉट पर एक ब्लॉग लिख के कमा लेता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या लिखते हो भाई, तुमकी सारी इतने पैसे तुमको मिल जाते हैं? उसने कहा खोलिए सर, अभी खोल के देखिए। तो पता ये लगा कि blogspot.com पे, आपको पता है कि ब्लॉग का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ब्लॉगस्पॉट वाला ही देखता है उसको, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ टाइप करना होता। तो वो मैंने जब खोला तो पता लगा उन्होंने 2 शायरी लिखी हुई थी, वो रोमन में लिखी हुई, एक हिंदी में भी लिखी थी और नीचे रोमन में भी लिखी थी, और उसके नीचे उनको एक जर्मनी के कोई कला प्रदर्शनी का एडवर्टीजमेंट मिला था और एक यूरोप के किसी नाटक का एडवर्टीजमेंट मिला। वो गूगल से मिल जाते हैं, अपने आप मिल जाते हैं, आपको पैसे भी दे देता हूँ, उनके यहाँ उतनी ईमानदारी है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। कोई 14 साल का 12 साल का बच्चा 1-1.5 मिनट का यूट्यूब पर कुछ बनाता है, करोड़ों लोग देख लेते हैं। आप देखिए वो दुनिया जो उसमें घुसी है, लेकिन इसके बगैर आप वहां नहीं घुस सकते, ये पक्की बात। चाबी इसकी यही है, जहां भी आप जाना चाहते हैं उसकी चाबी जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, यही चाबी है। ये ठीक से आ गया आपको तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, अपना उद्यमिता कर सकते हैं। नीति आयोग जो है वो एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर योजना देश भर में चलाई है, मोदी जी के और प्रिय योजनाओं में से एक है कि इंक्यूबेशन का मतलब कि लोग अपना काम करें और स्वयं उद्यमी बने, अपनी कमाई करें। और विभिन्न क्षेत्रों में इंक्यूबेशन सेंटर उन्होंने ओपन किए, नीति आयोग पैसा भी देता है। देश में जो मीडिया का पहला इंक्यूबेशन सेंटर ने नीति आयोग ने हमारे विश्वविद्यालय को दिया, हमको वो 10 करोड़ रुपए देंगे, हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको एक्सपर्टीज चाहिए। हमने भी 6 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय ने डाले और उन्होंने हमको ये चैलेंज दिया है कि अगर आप 1 साल में 10 मीडिया उद्यमी तैयार कर देंगे तो आपको हम 5 साल ही नहीं आगे भी पैसा देंगे। मीडिया उद्यम क्या है? ये आइडियाज है, सारा खेल आइडियाज का। जैसे न्यूज सेंस कुत्ता जैसे सूंघ लेता है विस्फोटक कहाँ रखा है पुलिस का, वैसे ही समाज पत्रकार के साथ है। उसको मुझे दूर से न्यूज नजर आ जाएगी, मैं अपने
मैं अभी 1-2 क्लास लेने गया MAMC या MJ के 4th सेम के बच्चों को, मैंने उनको कहा कि भाई खबर तुम बाहर भी है, तुम निकलो मेरे साथ, चलो मैं तुमको बताता हूँ, ये फीचर है, ये प्रोफाइल है, इतनी चीज़ें। और तो ये मीडिया का इंक्यूबेशन सेंटर उन्होंने हमको दिया है। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से मीडिया उद्यमी निकले। उसी तरह से हमने जो शनिवार है उसको फुल प्रोडक्शन डे बना दिया, सभी विभागों में लोग सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं, और 3 शनिवार हो गए हैं। और अब पहले हमारे शिक्षकों को भी बड़ा तकलीफ होती थी क्योंकि बहुत सारा सोचना पड़ता है, विद्यार्थियों को मजा आने लगा। और विद्यार्थी, जैसा कि आपके यहाँ आपके निदेशक महोदय ने बताया कि आप लोग भी ऐसा क्रिएट करते हैं, अद्भुत चीजें बना रहे हैं, वैसे ही बनाने लगे। जब तक आप उनको काम करने का मौका नहीं देंगे, अगर आपके पास में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको हमने फ्री हैंड दे दिया, बस थोड़ा सा एक क्लू दे दिया, एक थोड़ा सुराग दे दिया कि भाई ऐसे कर सकते हो, आप उसको डेवलप करिए। देखिए पूरा पत्रकारिता, खबर बहुत छोटी होती है, आप उसी खबर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, अलग अलग समाचार पत्र पत्रिकाओं में देखिए कैसा ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट यानी किस तरह से उसको प्रस्तुत किया है, किस तरह से वही खबर जो दैनिक जागरण में छपी है, वही खबर इंडियन एक्सेस में छपती है, तो किस तरह से छपती है। आप कंपेयर करके देख सकते हैं, इसको कंपेयर करिए, आपको पता लग जाएगा कि कैसा ट्रीटमेंट है, खबरों में कैसा ट्रीटमेंट है। तो वो उस ट्रीटमेंट को भी हमको समझना चाहिए। ये आपको तब आएगा जब आप उस स्किल को हासिल करेंगे। लेकिन समाचार लिखना, अनुवाद करना, कॉपी लिखना जिसको हम कहते हैं, समाचार लिखने की बजाय कॉपी लिखना। अच्छा, फिर हमारा काम सिर्फ भैया FIR फाइल करना नहीं है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करना नहीं है कि यहाँ गया जी, मेरी बीट है, कोर्ट है, नगर निगम है और पुलिस है, तो 4 एक्सीडेंट की बैठे बैठे पूछ लिया, और भाई क्या हुआ तुम्हारे फलाने थाने में, बता दिया, उसने आपने खबर बना दी, FIR है। ये काम नहीं है। वो बहुत FIR कौन वो दर्ज करता है थाने में, पता है? बहुत से सबसे जूनियर मोस्ट हवलदार, जिसको 2 पट्टी या 1 पट्टी लगी होती है। ये काम सिर्फ हमारा नहीं है, ये काम तो है, बुनियादी काम है, लेकिन हम विचार का काम कर रहे हैं। हम समाज को कुछ वो चीजें दे रहे हैं जो समाज के पास नहीं है। कार्नेगी एंडोमेंट एक बड़ी संस्था है अमेरिका की, और 2006 में क्या हुआ था कि एक पत्रिका इंग्लैंड से निकलती है, द इकोनॉमिस्ट, आपके यहाँ आती भी होगी संभवतः, आप देख सकते हैं इंटरनेट पर उसको खोलकर। तो द इकोनॉमिस्ट ने कवर स्टोरी छापी, हु किल्ड द न्यूज़पेपर। 2006 से ये और शुरू हो गया था ये दौर, हु किल्ड द न्यूज़पेपर। तो कार्नेगी एंडोमेंट जो मीडिया के क्षेत्र में भी स्वतंत्र काम करने के लिए दुनिया भर में अनेक लोगों को स्कॉलरशिप देता है, उसने एक प्रेस नोट जारी किया। उसने कहा कि अगर मीडिया यानी समाचार पत्र पत्रिकाएं खत्म हो गए, उनका अस्तित्व नहीं रहा लोकतंत्र में, तो सरकारों को, कॉरपोरेशंस को, ताकतवर लोगों को और उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा। फिर उसने उसका जवाब भी दिया कि अब जो इंटरनेट आ गया है, उसने उस जवाबदेही, वो जो जनता की अदालत है, उसका दायरा अब घर घर तक पहुंचा दिया। ये अच्छा एक प्लस पॉइंट है, लेकिन सिर्फ उतने से बात नहीं बनने वाली, ये दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। और ये कैसे चले, ये इस पीढ़ी में जो जर्नलिस्ट काम करने जाएंगे, ये उनको तय करना पड़ेगा। वो कैसा अखबार निकालेंगे, कैसी पत्रिका निकालेंगे, कैसा चैनल निकालेंगे, किस तरह से लोगों से कनेक्ट करेंगे। लोगों को जो पहले से मालूम है, अगर आप वो देंगे तो वो आपको कोई नहीं पढ़ेगा। हम सब लोगों में से कितने लोग रोज अपने घरों में अखबार पढ़ते हैं? यहाँ आपको तो काम दिया हुआ है अखबार पढ़ने का लाइब्रेरी में, लेकिन रोज कितने लोग अखबार पढ़ते हैं आप में से जो विद्यार्थी? देखिए अभी आधे भी नहीं है। अखबार देखना और पढ़ने में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग मोबाइल पर देख लेते हैं, नहीं, अखबार जो इसमें से खुशबू आती है, अखबार में से खास खुशबू आती है जो उस पाठक को पता होती है, उसके बगैर उसका दिन नहीं शुरू होता। उसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आज भी समाचार पत्रों में हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं, छोटे छोटे कस्बों में लोग बैठे हुए हैं, और वो खबर जो देते हैं, उतनी खबरें, उतनी छोटी खबरें जो हमारे आपके मतलब की हो सकती है, वो कहीं नहीं मिलने वाली है, वो वहीं मिलने वाली है।
तो वो रहने वाला है, वो खत्म नहीं होने वाला। उसको और कैसे मजबूत बनाया जाए, उसको और कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के तुलना में खड़ा किया जाए, ये देखने का काम जो नए लोग आ रहे हैं ये उनका है। इसलिए मैंने कहा कि ये इतिहास पत्रकारिता का, मीडिया का, संचार का, कम्युनिकेशन के इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण दौर है। और इस दौर में आप पढ़िए, सिर्फ इसको डिग्री के लिए मत पढ़िए, आपको बहुत काम यहाँ करवाते हैं, और करिए, अपने मन से भी करिए ना, खुद होकर भी तो करने की जरूरत है। हर काम रोबोट की तरह चाबी भरी फिर किया तब क्या फायदा। पत्रकार हैं आप, करके दिखाइए अपने अध्यापकों को कि सर मैडम मैं ये करके लाया हूँ, करिए। मोबाइल से शूट करिए, किसी बाहर जाते हैं तमाम जगहों पर, आप अपने घर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, अपने जिले में जाते हैं, एक फीचर लिख लाइए, एक यात्रा वृत्तांत लिख लाइए 400 450 शब्द का, मैडम को दिखाइए। ये सब सीखने वाली बात है और पत्रकार को ये जीवन भर करना पड़ता है। जो लोग पत्रकारिता करना चाहते हैं वो पत्रकारिता से कभी रिटायर नहीं होते। पत्रकार जिस तरह से अनेक प्रोफेशन इंजीनियर्स हैं या जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं वो कभी रिटायर नहीं होते, उनकी योग्यता, उनकी गुणवत्ता का लाभ समाज को, सरकारों को मिलता रहता है। वैसे ही पत्रकार भी है, वो कभी रिटायर नहीं होता, क्योंकि उसका बुनियादी काम कभी समाप्त नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों, जो आप पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ डिग्री के लिए मत पढ़िए, उसको ठीक से पढ़िए। कोशिश करिए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, पूछने में संकोच मत करिए। पत्रकार को छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। आपको सड़क पर अगर भीड़ लगी और अगर आपने रुक के पूछा नहीं तो आप पत्रकार नहीं। आपको रुक के पूछना चाहिए, हुआ क्या भाई। सामान्य अनपढ़ लोग भी पूछते हैं, वहां भीड़ में घुस जाते हैं, अंदर हो जाओ, क्या हुआ, देखने लगते हैं, लोग बोलते हैं भाई तू कहाँ है, आगे चला जा। पत्रकार को ये करना ही चाहिए। अगर आपको कहीं पर कोई अस्वाभाविक चीज दिखकर आपके मन में कुतूहल नहीं जागता, जिज्ञासा नहीं जागती, तो आप में पत्रकारिता का बुनियादी गुण नहीं, वो होने की जरूरत है। जब ये होगा तो धीरे धीरे फिर न्यूज का सेंस डेवलप होगा। न्यूज को पहचानने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि न्यूज भी जो अपने ऋषि मुनि कह गए ना कि ब्रह्म क्या होता है, तो उसी तरह की चीज है धीरे धीरे। लेकिन एक बार आपको पहचान में अगर वो आपको अंदर से आ गया, वो सेंस आ गया, तो ये मान कर चलिए कि आप तुरंत अच्छी खबर को तुरंत पहचान लेंगे और फिर उसको लिखने की कला, उसको प्रस्तुत करने की कला, यही काम है। कहीं भी जाइए, किसी भी मीडियम में जाइए, इसलिए इसको अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए, और जितना काम करने का आपको मौका दिया जाता है उस काम को मन लगा के करिए। और हमेशा एक कोशिश करिए कि जो मैं करूंगा वो एक्सीलेंट हो, सबसे अच्छा होगा। एक्सीलेंस की दौड़ अगर नहीं है, वो लग दिमाग में नहीं है। देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत पहले बांग्लादेश में और हमारी क्रिकेट टीम गई हुई थी, और पत्रकारों के, दोनों टीमों के पत्रकारों के बीच में, दोनों देशों के फ्रेंडली मैच हो रहा था। भारत के पत्रकारों की टीम के कैप्टन गावस्कर थे। अब अपने आगे पत्रकारों ने कहा अरे फ्रेंडली मैच है, हार गए। गावस्कर ने कहा नो, ये मैच है और ये भारत की टीम है, हमको जीतना ही है, चाहे ये फ्रेंडली मैच क्यों ना हो। ये जो जज्बा, ये जो जिद है, अगर ये आप में है तो आप सफल पत्रकार बन सकते हैं। Thank you, sir, for endowing us with your words of wisdom and experience. If any student want to ask questions from sir, they can go ahead. Good afternoon, sir. My name is Krishna Bajpayee, DMC second year. सर, मेरा सवाल है कि आप लंबे समय से डेली न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों में पत्रकारिता करते रहे हैं, तो यदि किसी न्यू स्टूडेंट को ऑफर आता है इनसे, तो उसको पहले प्रेफर किसको करना चाहिए, डेली न्यूज़पेपर या मैगजीन? भाई, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो डेली न्यूज़पेपर को प्रेफर करूंगा, क्योंकि जितना सीखने को किसी समाचार, दैनिक समाचार पत्र में मिलता है उतना पत्रिका में नहीं मिलता। Next question. सर, मेरा नाम हिमांशु सिंह चंदेल है, मैं डीएमसी फर्स्ट ईयर का छात्र हूं, और मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आज से एक पीढ़ी पहले, लगभग 20 वर्ष पहले की पत्रकारिता
और आज की पत्रकारिता में आप क्या बुनियादी फर्क पाते हैं सर? पत्रकारिता में कोई बुनियादी फर्क नहीं है, उसको उसके ट्रीटमेंट में अंतर आ गया है, उसके प्रस्तुतिकरण में अंतर आ गया। पत्रकारिता जैसे है, आज जब गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई 1600 में, उसके बाद जब पहला अखबार छपा उससे और अब में कोई फर्क नहीं। तब भी न्यूज़ और व्यूज़ दिए जाते थे, एनालिसिस दिया जाता था, अब भी दिया जाता है। उसके ट्रीटमेंट में, उसके प्रस्तुतिकरण में अंतर है, बस। थैंक यू। यस सर, प्लीज। ये पीछे पीछे। Sir, you can take the mic. What is the difference between fake news and news treatment? सर देखिए, न्यूज़ ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब दिक्कत क्या हो गई है कि अगर आप ध्यान से समाचार पत्रों को पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं और तो आपको पता लगेगा एक ही खबर किस तरह से पेश की जा रही है अलग अलग फोरम्स पर। कोई अब उस तरह की ऑब्जेक्टिविटी का मामला शायद इन सब में बहुत धीमा हो रहा है। ऑब्जेक्टिविटी खबरों के मामले में, ऑब्जेक्टिविटी यानी जो जैसा हुआ वैसा बताना है, लेकिन ऐसा नहीं बताया जाता, जिसको हम फुल ट्रुथ कहते हैं कि ये जो सत्य है वो सत्य के रूप में दिखाना है, वो नहीं दिखाकर हाफ ट्रुथ्स या लाइज, झूठ उसमें मिलाकर और फिर उसका एक ट्रीटमेंट। अब देखिए कि एक हेडलाइन लगा दीजिए आप, बदमाशी करने के लिए पत्रकारों को अगर थोड़ा भाषा पर उसका अधिकार है और दिमाग उसका ठीक चल रहा है तो वो बहुत खेल कर सकता है अपनी कॉपी में, अपने कॉपी के ट्रीटमेंट में। लेकिन एक बात है, गूगल ने अभी फेक न्यूज़ के लिए बड़ा देश भर में, दुनिया भर में अभियान चलाया हुआ है। अभी 1000 जर्नलिस्ट को उन्होंने इंदौर में ट्रेनिंग दी, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी संभवतः किसी स्थान पर वो फेक न्यूज़ को निकालने के लिए अलग अलग इस पर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी उन्होंने डेवलप की। ये सब तो होता रहेगा, लेकिन मेरा बुनियादी मानना ये है कि आज सच को नहीं छुपाया जा सकता। 3 मिनट लगता है किसी भी एक्सक्लूसिव चीज़ को जनता के, दुनिया के सामने आने में। किसी भी टीवी चैनल वाले को पूछिए, बोलेगा कि 3 मिनट से पहले अगर मैंने खबर ब्रेक कर दी तो मेरी खबर ब्रेक हो गई, वरना मैं फॉलो हूँ। तो ये मान कर चलिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के इतने सोर्सेस हो गए हैं कि कोई, अब देखिए ओबामा को मारने के लिए अमेरिका ने कितनी गोपनीयता बरती। नेवी सील को ओबामा कह रहा हूँ, लादेन को मारने के लिए, ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने कितनी सावधानी बरती। नेवी सील को अमेरिका से सीधे उड़ा के और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे वहाँ उस कस्बे पर लगा दिया, बमबारी की। लेकिन उसी कस्बे के पास एक छोटा और बड़ा कस्बा इस साइड में, पाकिस्तान के साइड में, वहाँ इंग्लैंड से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था, अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, जिसको कि बारूद गोले की आवाज़ समझ में आती थी। तो जब आवाज़ें उसके घर तक पहुँची तो उसे लगा कि कहीं कोई गोले चलाए जा रहे हैं, और उसको, चूंकि वो पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और आमतौर पे लोगों से ये पता लगा था कि लादेन है इसी एरिया में कहीं, तो उसने 2 और 2 तुरंत 4 बनाया और एक ट्वीट मारा कि ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। और उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने इतनी तैयारी की थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, पत्रकार सारे बैठे हुए व्हाइट हाउस में, और अमेरिकन राष्ट्रपति अभी चलने के लिए निकले, तभी एक सहायक दौड़ता हुआ आया, कहा खबर तो ब्रेक हो गई। सोचिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप चाहे फेक न्यूज़ दें, चाहे आप हाफ ट्रूथ दें, चाहे आप झूठ दें, आप चलने वाले नहीं, ज़्यादा देर नहीं चलने वाले। और व्हाट्सएप वगैरह पर थोड़ा सा कुछ समय ज़रूर उपद्रव हो सकता है, ऐसे जो सोशल मीडिया के फोरम हैं, लेकिन सच्चाई तो आप ये मान कर चलिए। अच्छा, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, इसकी एक और खूबी है कि जैसे ही किसी ने गलत पोस्ट किया, 10 लोग उस पर सही पोस्ट लेके चढ़ बैठते हैं। बड़े बड़े लोग मैं देखता हूँ कि ट्विटर पर कोई गलत बात उसने पोस्ट की
50 लोग उस पर डंडे लेके पिल पड़ते हैं, 15 मिनट में उसको वापस होना पड़ता है। ऐसा किसी और मीडिया में नहीं। तो इतनी आज़ादी है, इसलिए फेक न्यूज़ और न्यूज़ का ट्रीटमेंट के कारण ही फेक न्यूज़ पैदा होती है। और न्यूज़ के ट्रीटमेंट पर ही एक ऑनेस्टी के साथ न्यूज़ का ट्रीटमेंट है और दूसरा डिसऑनेस्टी के साथ है, दोनों ही चल रहा है। I know you all want to ask the question. I think our chief guest for today, Shri Jagdish Upasneji, Vice Chancellor of MCRPS University, has motivated you enough. He's said it all. But still, on behalf of the chairman and the entire JEF family, I would like to thank him for taking out his precious time and enlightening our students by sharing his valuable experiences with them and giving them really useful tips in the field of communication, whether it's journalism or any other. He has been an eminent journalist for 4 decades, so you must take back home all his knowledge that he has imparted with all of you today. On this day, I would like to wish all the new students who are embarking on a new journey and a new chapter of their life, which will take them to great heights of success and accomplishment. I hope all of you will imbibe the right values not only from the institute, but also through your own experiences and observations as a part of JERMMC family. Wish you all the luck and an academically fulfilling journey ahead. Thank you. Thank you, ma'am. I would now request CEO Dr. J.N. Gupta sir to present the memento to our chief guest. Coordinators, please assist. I would request Vice Chairperson ma'am to present the gift to our chief guest as a token of gratitude. I would now call upon stage faculty Ms. Navodita Pandey ma'am to deliver the vote of thanks. Good afternoon to all. I consider it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this occasion. I thank our chief guest, Vice Chancellor MCRPS University, Bhopal, Shri Jagdish Upasneji, Vice Chairperson Ma'am, Jagran Education Foundation, Mrs. Ritu Gupta, and CEO Sir, Jagran Education Foundation, Dr. J.N. Gupta, for finding time to grace this occasion. I also express my heartfelt thanks to Chief Development Officer, Jagran Public Schools, Shri Bhaskar Ganti ji, Dr. Divya Chaudhary, Director, Jagran Institute of Management, Mr. M.P. Gupta, Director, Jagran Degree College, Assistant Director, Jagran Degree College, Dr. Asmita Dubey, Principal Dr. Mukul Mishra ji, Director, Jagran Institute of Digital Animation, Mr. Atiq Ahmed, and faculty of various departments for their valuable contribution, guidance and encouragement in all our efforts. We are grateful to our Vice Chairperson ma'am for words of encouragement. Her able guidance, vision, support and commitment has always inspired us. I thank our chief guest who, despite his busy schedule, agreed to share his years of wisdom and experience, and his priceless message is worth remembering for the future of good, objective and credible journalism in which utility of news is important. I owe special gratitude to the non-teaching staff who have worked hard to ensure that this occasion becomes a memorable success. Last but not the least, I thank you my friends and colleagues, Shri Nijan Srivastav ji sir, Mrs. Ashita Shukla ma'am and Lokesh Shukla sir for your cooperation in making this function a resounding success. Finally, I leave you this inspiring quote by Martin Luther King. An individual has not started living until he rises above the confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity. Thank you. Thank you, ma'am. May we all please rise for the national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha,
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ